नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, आप है ना, एसएससी जीडी का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना हो सके PYQ क्वेश्चन लगाने जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से आज हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी ग्रामर में और कुछ होता नहीं है दोस्तों, शब्दों का ही खेल होता है ना। नॉर्मल संज्ञा सर्वनाम वही रहता है, लेकिन शब्दों का खेल रहता है कि किस किस प्रकार से उसमें आएगी करके। ठीक है, तो यही चीज़ को हमको देखना रहता है मेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पास इसका क्वेश्चन कहाँ है भाई, एक सेकेंड। हाँ, ये है आपका यरलव को कौन सा व्यंजन कहते हैं। इसको मैं बार बार बता चुका हूँ क्या बोलते हैं इसको। ये कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन है। ये व्यंजन जो कि है ना, इसका उच्चारण करते समय मुंह से बिना प्रकार की रुकावट से, ये बोल सकते हैं कि बिना किसी रुकावट से इसका उच्चारण होता है यरलव। सीधे बोल सकते, बोल के देखिए आप, यरलव यरलव ऐसा। तो ये चीज़ है आपके, है ना। तो यही हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, बताइए। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। श श श ह, और उसमें आपका ऑप्शन में क्या दिख रहा है बताइए मुझे। ह दिख रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। अब ऊष्म व्यंजन वो होता है जिसमें जो मुंह से जो अगर हम बोलते हैं ना, तो वो गर्म हवा निकलती है। श श श ह, आप खुद बोल के देखिए, श श श ह, है ना। संघर्षी भी बोल सकते हैं इसको, ऊष्म भी बोल सकते हैं। तो जो 4 प्रकार की होती है श श श ह, और इसमें ह है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं बताया था आपको कि ये दिक्कत में मत रहना कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी है ये, आपका जीके नहीं है ना, कोई वो नहीं है, ऐसे क्या बोलना चाहिए, गणित नहीं है, ये हिंदी है। इसमें आपको सामान्य क्वेश्चन को ही टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में नॉर्मल संधि, समास, है ना, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाक्य, यही सभी रहते हैं। आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को टैकल करना है, जिससे आपका हिंदी में पकड़ बने, और कुछ नहीं। ठीक है, यही रहता है। क्वेश्चन है आपका, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, पूछा गया है। क्या बोला गया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है। तो ये देखेंगे आप, जब ध्वनि का द्वित्व हो जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं युग्मक ध्वनि बोलते हैं, याद नहीं रखेंगे। जब एक ही कोई ध्वनि रहता है, उसका क्या होता है, द्वित्व हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, युग्मक ध्वनि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। अनुस्वार किसका कार्य करता है। देखिए, अब फंसा देगा ना ये क्वेश्चन आपके लिए। अनुस्वार किसको बोलते हैं, आप उसको बताइए मुझे। अब वो कैसा क्या कार्य करता है पूछा गया है, तो चंद्र बिंदु का कार्य करता है, बताइए। अनुस्वार वो तो अनुनासिक हो गया। तो अनुस्वार जो कि है क्या होगा बताइए, वर्ग का 5वां वर्ण जो कि होता है ना लास्ट में, जो 5 प्रकार के होते हैं, जो स्वर, जो क्या बोलना चाहिए, स्पर्श व्यंजन में, वो होता है आपका। जैसे कि प वर्ग में माँ हो गया, है ना। ऐसे जो जो लास्ट अक्षर होते हैं ना, वही होते हैं आपके अनुस्वार, उसका ही कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी में आपको सिर्फ जर्नल चीज़ें ही आपको समझ में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, इस चक्कर में मत रहना कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा करके। आपको देखिए, अब इसमें क्या पूछा गया है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। अब आपको पता रहना चाहिए ना कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ऐसे करके, हैं, बताइए। तो ए और ए को क्या बोलेंगे हम, कंठ तालव्य बोलेंगे, हैं। वहीं पे अगर हमको बोल दिया गया ओ और औ बोल दिया गया, तो क्या बोलेंगे, कंठ और ओष्ठ बोलेंगे। ये चीज़ें रहना चाहिए ना, तो यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब बताइए यहाँ पास, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं। मैंने पहले भी बताया शायद तक, है ना, इससे पहले वाले क्लास में बताया मैंने कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पास, आपका क्या है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है। तो जैसे कि हम वर्ण को देखते हैं, तो वर्ण को तोड़ो तो भाई आप आ को तोड़ के बताओ मुझे, या फिर जो भी है आप जो भी वर्ण उसको तोड़ के बताओ, उसका कोई मतलब निकलेगा आपका, नहीं भी निकलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताइए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है। देखिए, जब भी दांत वाली बात आ जाएगी ना, सीधी बात याद रखेंगे, दंते हो जाएगा वो। ठीक है,
दांत वाली बात आएगी तो दंत हो जाएगा। और ठीक है, ये आप याद में रखेंगे। और इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे मुझे बता दिए आप। सॉरी, स्पर्श व्यंजन की कौन से आएगा ये? त थ द ध न। आप ट्राई भी कर सकते हैं। त थ द ध न, जो हमारा दांत है ना उसमें टच होता है ऊपर वाला में, ठीक है। तो यही होगा आपका दंत्य, ठीक है। चलो अगला बात आइए भाई, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना या इसका आशय किस शब्द से होगा? कोई भी चीज़ है, जैसे प्रयोग तो बोलते हैं, उपयोग भी बोलते हैं, बताइए, अनुप्रयोग भी बोलते हैं, सदुपयोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। देखो इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, कैसे लाना? व्यवहार में, व्यवहार में लाना, याद रखेंगे। किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाना वो कहलाएगा आपका प्रयोग। क्या कहलाएगा? प्रयोग। व्यवहार में ला रहे हो उसको क्या बोलोगे? प्रयोग कहोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला बताइए भैया, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? अब बताइए ये क्वेश्चन है कि नहीं अच्छा? ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बताइए, देखिए आरोग्य है, ईसाई है, ऊर्जस्वी है और आतुसुक्य है। बताइए क्या होगा दोस्तों? यहाँ पास देखोगे आप तो आरोग्य भी गलत है, ईसाई भी गलत है यहाँ पास, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी आतुसुक्य भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ऊर्जस्वी, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बताइए क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या बोलते हैं? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर क्या होता है, नए शब्द बनाता है या फिर नए शब्द की रचना करता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको हम बोलते हैं तड़ित प्रत्यय। मैंने आपको पहले भी कवर करा है इस चीज़ को कि जो भी संज्ञा सर्वनाम के लगता है ना, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है भाई? संज्ञा पीछे लगता है शब्द के। तो संज्ञा सर्वनाम के जब लगता है ना पीछे, उसको बोलते हैं हम क्या? तड़ित प्रत्यय। लेकिन जो क्रिया, ठीक है, क्रिया के पीछे लगेगा उसको हम बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या बोलेंगे? क्या बताइए? जिस समास में पूर्व पद गौण है ना, यहाँ पास देख सकते हैं पूर्व पद गौण है और उत्तर पद प्रधान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो इसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए, बताइए दोस्तों। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो आपका आंसर है, मैं आपको पहले दिखाया था कि आंसर क्या होगा, संयुक्त सर्वनाम। अब बताइए कैसे? क्योंकि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, अब संज्ञा के जगह में ही क्या लगता है? सर्वनाम लगता है। तो संज्ञा शब्दों के मेल से बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त सर्वनाम बोलेंगे। साफ सिंपल सीधी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो। कई बार बताया मैंने, कई बार ये क्वेश्चन को ओरली बताया है, ओरली, ठीक है। क्या बोला है मैंने? यहाँ पास कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ पास कर्म की उपस्थिति है तो ये क्या रहेगा? सकर्मक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ऐसे पूछता इसको या पूरी कि जिसमें है कि कर्ता को छोड़ कर्ता पर ही जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कर जिसमें पूछोगे जिसमें सिर्फ कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा, कर्म नहीं रहता उसमें, तो वो क्या होगा? कर्मक हो जाएगा। लेकिन जिसमें कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत ही फेमस आपको उदाहरण बता रहा हूँ इस चीज़ का।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है बताइए मुझे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या गिर रहे हैं, गिरने का काम क्या हो रहा है यहाँ पास, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ थोड़ी ना गिर रहे हैं। गिर कौन रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। और वहाँ कर्म की प्रधानता है कि नहीं है। पेड़ से क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, बात किसकी हो रही है, पत्ते की हो रही, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है जी, याद में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। संबंध की बात करेगा, संबंध, संबंधवाची मतलब संबंध की बात करेगा। देव, देवी, दैवी और देवता। तो यहाँ पास आप संबंधवाची थोड़ा आप उसको समझो ना। संबंधवाची किसको बोलेंगे, दैवीय, दैवीय कुछ हम बोलते हैं जैसे दैवी जो शक्ति है, दैवी शक्ति, तो हम क्या संबंध दर्शाते हैं ना किसी किसी चीज़ के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिंदी को पढ़ने का यही है कि आप रिलेट करें किसी भी चीज़ से, तब आप हिंदी को सही से कर पाएंगे। रटने वाला काम नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं जिसको आपको संबंध जमा के ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला। अगला क्या है आपका, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो। क्या पूछा गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, क्या कहलाता है भैया। यहाँ पास तो एकदम बढ़िया हिंट दे दिया आपको, समय का ज्ञान हो। समय का ज्ञान किस में होता है, काल में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे सीधा निकलना है आपको टिक लगा के। ठीक है, चलो अगला बताइए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। वाक्य के प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। बताओ भैया क्या कहते हैं। तो इसको आप रट लीजिए या फिर समझ लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे रट लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य है ना, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। अब देखिए, प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर पूछा गया है। तो उसमें भी एक प्रयत्न उच्चारण के स्थान पर है। प्रयत्न कैसे की, उसमें को हम कैसे निकालते हैं, जिसमें संघर्ष हो रहा है या फिर जिसको उष्म हवा निकल रही, तो उसमें प्रयत्न उच्चारण तो हो ही गया ना उसमें। अब पार्श्विक क्या होता है आपका, पार्श्विक क्या होता है मुझे बताइए। तो पार्श्विक क्या होता है आपका, ल हो जाता है। उत्क्षिप्त में क्या हो जाता है, डा और क्या ना हो जाता है। बच क्या गया, सघोष। इसमें सभी चीज़ें शामिल होती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है भाई। क्या पूछा गया, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया तो संज्ञा के मात्र 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो, नॉर्मल पूछा जाए तो 5 होते हैं, अपने को पता ही इतना तो। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे गए तो संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। अगर आपने पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ा हो तो आप इसको बना लोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पास देखो, इसका होगा क्या होगा पता है आपको, समानाधिकरण। तो ये होगा आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए भैया, कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पास। दीमक, रात, वर्षा या फिर विधुर। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विधुर। ठीक है, चलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ दोस्तों, समय क्या है बहुत कम है आपके पास भी, सभी सब्जेक्ट देखना पड़ता है आपको, इसलिए मैं आपको सही से करा रहा हूँ। ठीक है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक
स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहते हैं भैया? है ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। आप क्या पूछा है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, क्या बोला गया है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उसको? क्या होगा ये? कुछ आपको बताया टाइप नहीं लग रहा है इसको? क्या चीज़ होगा ये? बताइए मुझे, है बताइए मुझे क्या होगा ये? अरे यार मैंने दिखाई दी आपको, सॉरी। ये होगा संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्र है चीज़ें, उपवाक्य अलग है। जैसे कि मैंने बोला रोहन घर गया, ठीक है, और खाना खाकर सो गया। तो खाना खाकर सो गया ये अपना अलग वाक्य बन गया, और रोहन घर गया ये अपना अलग वाक्य बन गया। अगर वहीं पे हम मिश्रित वाक्य की बात करेंगे तो ऐसा रहेगा कि हम उसके अंतर्गत ही रहेगी, वो एक वाक्य के अंतर्गत कोई अलग जो वाक्य आती है वो मिश्र होकर आती है उसके अंतर्गत, ठीक है। हम इसको कैसे उदाहरण बताऊं आपको? मेरे को अभी सूझ नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए उसके उदाहरण में। हाँ, ऐसे कि राम बोलता है कि वह बाजार जाएगा। अब बताइए आश्रित है कि नहीं उस चीज़ में? एक वाक्य दूसरे से जुड़ा है कि नहीं? राम बोलता है कि, एक अगर उसको अलग कर दूं तो क्या बोलता है, ये चीज़ रहेगी कि नहीं? तो राम बोलता है कि वह बाजार जाएगा, कि बाजार जाएगा। एक वाक्य दूसरे के अंतर्गत मिश्र हो गया, आश्रित हो गया, तो वो होगा आपका मिश्र वाक्य। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा चुने गए हो, तो ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अपना आंसर जो कि है ना लास्ट में मुझे बताना भी, उससे क्या पता चलेगा मुझे कि आप कितना हिंदी में बेस्ट हो और मुझे और कितना अच्छा क्वेश्चन लाने की ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। अगला बताइए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली का जो क्षेत्र है वो थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ब्रज भाषा बन जाता है, उपभाषा बन जाता है, लिपि बन जाता है, या फिर क्षेत्रीय रूप बन जाता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा बन जाता है। वो क्या बन जाता है? उपभाषा, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वरों में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ। ये क्वेश्चन है कि नहीं आपके लेवल के लिए? बताओ, क्योंकि हिंदी में यही पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में संधि के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, समाज के भी कराए हैं और कराते रहूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम बहुत करीब होगा, बहुत करीब, सप्ताह भर ही बचे होगा, मैराथन ला दूंगा मैं आपके लिए। जितना सारा हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट, आपका सफिशिएंट है, ठीक है, हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोगवाह बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। और उसमें सिर्फ दो ही आते हैं, अंगूर का वाला और आहा वाला, ठीक है। अंगूर का वाला और आहा वाला, ये याद रखेंगे। अंगूर का वाला और आहा वाला को हम ही आयोगवाह बोलते हैं, जिसकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है। इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। स्वरों में कभी बोलते हैं तो कभी 11 हो जाता है तो कभी 13 हो जाता है, तो इन्हीं दो के कारण होता है, ठीक है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या बोलेंगे तो 13 हो जाएगा, और हिंदी में स्वरों की संख्या बोलेंगे तो 11 हो जाएगा। ये चीज़ आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला है आपका स्वर तंत्रियों। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? अब बताओ भैया, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में, ठीक है। चलिए अगला, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यहाँ पास यार क्वेश्चन ही अजीब टाइप से पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, बताइए। ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपके 5 प्रकार की बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। चलो अगला आपका वर्णमाला में स्पर से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार बताया मैंने आपको ओरली, कितनी होती है, 25 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग शामिल होता है। कंठा, तालव या मूर्धन्य दंत ओष्ठ टोटल 25 होते हैं। ठीक है। चलो अगला बताइए, स्वर ए का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ये होगा, अभी मैंने पहले भी करे हैं, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। ऐसे होता है, क्वेश्चन घुमाते हैं, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आएगा, जीके टाइप का नहीं है कि वाइडर सिलेबस हो, है ना। हिंदी नॉर्मली चीज़ है, आपको सिर्फ जो चीज़ें नॉर्मल क्या बोलना चाहिए, आपका सामान्य जो व्याकरण है उसको मजबूत करना है, उसके बाद आपका सभी चीज़ सॉल्व होता है। ठीक है। तो ए जो कि है वो कंठव तालव्य का है, और वहीं पे ओ और ओ की बात करेंगे तो वो होगा आपका कंठव ओष्ठ। ठीक है, तो याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। बस सुधार लेंगे, अधिक समय है ये। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो होगा आपका कौन सा, प्लुत। उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और ह्रस्व में आपका 1 मात्रा का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, बताओ। यही तो पूछेगा ना दोस्तों आपके एग्जाम में, और क्या पूछेगा बताइए ना मुझे, हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, क्या होगा। चलो तालव्य की बात करेंगे तो च, छ, ज, झ, या, इसमें क्या चीज दिख गया आपको, झ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ग आपका कंठव्य का है। ठीक है। म आपके क्या किसका है बताइए मुझे, है, ये होगा आपका ओष्ठ का। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हो यार इसमें, आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। सुनिए, जब भी हमें सार्थक की बात कहेगी, ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक मतलब समझ रहे हो, जिसमें अर्थ भी निकलता होगा, है ना। सार्थक मतलब समझ रहे हो ना, सार अर्थक क्या हुआ, जिसमें अर्थ भी निकलता होगा। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है, क्योंकि बताऊं, शब्द ही जो कि है उसमें अगर हम देखो कुछ भी बोल दोगे तो आपको शब्द रहेगा कि आप कोई भी अक्षर को जोड़ के आपने बना लिया, कोई भी वर्ण को जोड़ के बना लिया आपने 3-4 लाइन का एक शब्द, तो वो शब्द कहलाएगा क्या, जब तब तक उसका अर्थ निकलेगा नहीं। किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पास पूछा क्या गया है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो वो शब्द हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका 101% आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। आपको ऐसे ही डेली जुड़ते रहिए, है ना। डेली जितना जल्दी आप जुड़ोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे ही विश्वास रखता हूँ। एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा रहेगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को टैकल किए रहोगे, उतना ज़्यादा आप क्या है, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत क्या करोगे, आंसर करोगे। ठीक है। तो बढ़िया बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपको